हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं जो है मेंटेनेंस का केस का सच कोर्ट कैसे डिसाइड करता है मेंटेनेंस, इस बारे में बात करूंगा। कैसे जो है कोर्ट बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध सकता है, मेंटेनेंस ख़त्म भी हो सकती है या फिर मेंटेनेंस जो है बढ़ भी सकती है। किन किन कारणों से जो है कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। क्या आपकी कोर्ट में स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करेगा। अब ये स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। लोग सोचते हैं वाइफ क्लेम मेंटेनेंस करेगी, कोर्ट दे देगा मेंटेनेंस, पर सच ये है मेंटेनेंस एक कैलकुलेशन नहीं है, मेंटेनेंस एक स्ट्रैटेजी का गेम है। कैसे जो है कोर्ट डिसाइड करता है मेंटेनेंस, किन किन स्ट्रैटेजी से मेंटेनेंस बढ़ती है, मेंटेनेंस कम होती है या मेंटेनेंस ख़त्म होती है। आज हम वो स्ट्रैटेजीज जानेंगे, कैसे जो है कोर्ट मेंटेनेंस का केस डील करता है, कोर्ट के दिमाग कैसे चलता है। आइए समझते हैं। मेंटेनेंस केसेस में सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, हस्बैंड ब्लाइंडली डिफेंड करता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि आप ब्लाइंडली डिफेंड करने लग जाते हो, अपना रिप्लाई फाइल कर देते हो, प्रोसेस जैसे चल रहा है चलने देते हो, पर कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ें नहीं करते। क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते। सिंपल आपका केस प्लेनली चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है आपके केस में तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे को बताइए कि ऐसा ही हो रहा है, कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हो रही है कि जिससे मुझे लगे कि केस में जो है पॉजिटिविटी आएगी कि मेंटेनेंस ख़त्म होगा या कम होगा। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वाइफ अपनी इनकम हाइड करती है। वाइफ कमा रही है, वाइफ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, बट आप कुछ भी स्टेप्स ऐसा नहीं ले रहे कि वाइफ की इनकम या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स निकालने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। वो हिडन की हिडन ही रहती है और प्लेनली केस चल रहा है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार रहे केस के अंदर। तीसरा, कोर्ट गैसवर्क का यूज़ करता है। कई बार कोर्ट अपना गैसवर्क भी अपनाता है। वो किन किन केसेस में होता है वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। जब भी मेंटेनेंस का केस होता है वो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। अब मैं बताता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लोग ये कहते हैं सिस्टम अनफेयर है, वाइफ आई है तो मेंटेनेंस तो देना ही होगा और कोई जो है उपाय नहीं है। तो ये जो है या फिर लॉ जो है एक साइडेड है, लॉ जो है बायस्ड है। बिल्कुल गलत। अगर आप ऐसी सोच के साथ कोर्ट में जाएंगे तो आप केसेस हारेंगे ही, मेंटेनेंस भी बंधेगा, बहुत ज़्यादा बंधेगा और आपका केसेस कभी जो है ख़त्म नहीं होंगे। ये चीज़ की गारंटी तो मैं आपको दे दूंगा। पर अब मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी दूंगा कि अगर आप ढंग से स्ट्रैटेजिकली केसेस को लड़ेंगे तो केसेस आपके ख़त्म हो सकते हैं। अब ये मैं गारंटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद अपने केसेस में अपने रियल लाइफ क्लाइंट्स के साथ किया है। उसकी केस स्टडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर आप चेक कर सकते हैं सारी केस स्टडीज़ जो मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिस्टम अनफेयर नहीं है। सिस्टम अनफेयर नहीं है, अप्रोच आपकी इनकम्प्लीट है जिसकी वजह से आपको सिस्टम अनफेयर लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक कोर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त 4 चीज़ों देखता है। पहली, इनकम। आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमा रहे हैं। वाइफ की इनकम कितनी है, बट वाइफ ने तो इनकम अगर हाइड की हुई है तो फिर वो तो इनकम उसकी ज़ीरो मानेगा, बट जो आपकी इनकम है वो कोर्ट देखेगा कि आप कितना कमाते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। कई लोग 10,000 की इनकम दिखाते हैं पर लाइफस्टाइल ऐसे जीते हैं जैसे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट गैस वर्क का यूज़ करता है और आपकी इनकम असेस करता है। तो लाइफस्टाइल से आपकी इनकम का पता चल सकता है। तो इसलिए लाइफस्टाइल एक सेकंड पैरामीटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों का फैमिली बिजनेस होता है और कहते हैं फैमिली पे डिपेंडेंट है, 10-20 हज़ार रुपये हमें मिल जाते हैं, बट उनका लाइफस्टाइल कुछ और ही कहता है। वो बहुत ही अच्छे एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छा मोबाइल रखा हुआ है, पर 20,000 रुपये दिखाते हैं अपनी इनकम। तो लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी मेंटेनेंस केस डिसाइड होता है। तो अगर आप अपनी इनकम छुपा रहे हैं तो लाइफस्टाइल को नज़रअंदाज मत कीजिए।
तीसरी है डिपेंडेंट। अगर आपका बच्चा है, मेंटेनेंस 100% उस केस में लगेगी, एटलीस्ट फॉर द चाइल्ड की मेंटेनेंस 100% बनेगी। बट फिर वहाँ पे आपको सिर्फ वाइफ की मेंटेनेंस कम करने का सोचना चाहिए। बच्चे के केस में मेंटेनेंस जाएगी ही जाएगी। चौथा, कंडक्ट। कोर्ट देखता है कि आपने कोई कंसीलमेंट तो नहीं की है, दोनों पार्टीज़ का देखेगा। अगर वाइफ ने कंसीलमेंट की है तो उसे सज़ा मिलेगी, अगर आपने की है तो आपको सज़ा मिलेगी। तो कंसीलमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि कोर्ट देखता है। कई लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे तो बिज़नेस में लॉस हो रहा है, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो इतना ही कमाते, 10,000 20,000 रुपये कमाते हैं, जबकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो कुछ और ही कहता है, उनकी लाखों की इनकम होती है। पर कोर्ट के सामने लास्ट 3-4 साल का डेटा मेंटेन करके कोर्ट के सामने रख देते कि जी हम तो इतना ही। क्वालिफिकेशन अलग होती है, इनकम अलग होती है, बहुत दोनों में काफ़ी मिसमैच होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कोर्ट देखता है, जो आपकी मेंटेनेंस फिक्स। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी इनकम बताते हैं पर सामने वाली की इनकम प्रूव नहीं कर पाते। अब अगर आप वाइफ की इनकम प्रूव नहीं कर पाओगे, वाइफ कहाँ काम करती है वो नहीं प्रूव कर पाओगे, तो आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधेगी ही बंधेगी 101%। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप एक डेंजरस कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आप वाइफ की इनकम प्रूव नहीं कर पाए तो कोर्ट खुद एज्यूम करेगा कि वो डिपेंडेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वाइफ की इनकम जो है प्रूव नहीं कर पाए तो वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी मेंटेनेंस जो है बंधेगी बंधेगी। ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इवन अगर वो काम करती हो, प्रूफ नहीं है, तो आप केस हार जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा जो है वाइफ की इनकम आपको दिखाना, कोर्ट के सामने लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता करना पड़ेगा कि वो बिज़नेस में है या फिर कोई अपना काम कर रही है, कुछ भी है, छोटी सी छोटी डिटेल्स आप देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, नहीं तो फिर आप केस हार जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए लॉ ने आपको एक पावरफुल टूल दिया है। मैं आपको टूल का नाम बता रहा हूँ, 94 BNSS या फिर 91 CRPC जो फॉर्मली था। तो ऐसे में अगर आपको पता है कि वाइफ जो है आपकी अर्निंग है, तो आप 94 BNSS का इस्तेमाल कर सकते हैं या 91 CRPC। इसका यूज़ करके आप कोर्ट से बोल सकते हैं कंपनी का रिकॉर्ड लाओ, बैंक का रिकॉर्ड लाओ या इनकम डिटेल्स लाओ। आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंपनी का नाम, बैंक की डिटेल्स अगर आपको पता है, सिर्फ अकाउंट नंबर तक भी पता है, बैंक नेम, ब्रांच अगर आपको पता है, उससे डिटेल्स निकल आएंगी। या फिर आपको अगर पैन कार्ड भी पता है तो पैन कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक्स होते हैं, तो अगर पैन कार्ड से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। RTI के थ्रू भी आप चीज़ें कर सकते हैं, बट RTI एक कारगर तरीका नहीं है। 94 BNSS बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है जिससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, मैं चाहे कितनी वीडियोस बना लूँ, कितनी बार बोल लूँ, लोग ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग जो है वेट करते हैं कि क्या केस सेटल हो जाए, कब केस सेटल हो जाएगा। वैसे केस आपका सेटल नहीं होगा, क्योंकि वाइफ को भी पता है कि जिस दिन आपके ऊपर अच्छी खासी मेंटेनेंस बंधी, वो या तो बहुत हाई अमाउंट में सेटल करेगी या बिल्कुल करेगी ही नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि वेट करना जो है वर्स काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है मेंटेनेंस केस में जो है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया, वाइफ ने बोला वो हाउस वाइफ है, इनकम ज़ीरो। कोर्ट भी इनिशियली उसको जेन्युइन मान रहा था। उसके बाद क्या हुआ, क्लू मिला मुझे। क्लू क्या मिला, क्लाइंट ने बताया शायद वो किसी कंपनी में काम करती है। हमने सिर्फ कंपनी का नाम आइडेंटिफाई किया और एप्लीकेशन मूव की 94 BNSS की। वो कंपनी का जो नाम आया उसके बेसिस पे वाइफ ने जो है अपना जो रिप्लाई फाइल किया, उसने कोर्ट में जो है विद एफिडेविट झूठ बोल दिया कि वो इस कंपनी में कार्यरत नहीं है। कोर्ट ने जो है क्या करा, कोर्ट ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया अंडर सेक्शन 94 BNSS में। सारा का सारा रिकॉर्ड कंपनी की तरफ से आ गया और वहाँ पे कंफर्म किया कंपनी में कि ये वाइफ जो है वहाँ पे काम करती है। अब इससे दो फायदे हुए, एक तो मेंटेनेंस जो वाइफ को मिलने वाला था वो ज़ीरो हो गया, और दूसरा 340 CRPC की परजुरी जो है वो भी कोर्ट ने इनिशिएट कर दी। तो ये देखिए, ये एक जो चीज़ है, जो एक इन्फॉर्मेशन है, एक हिंट भी है, वो भी आपके केस में कारगर होता है। तो हमेशा जो है मेंटेनेंस केसेस में हमेशा जो है आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ किधर कार्यरत है। एटलीस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, एटलीस्ट बैंक अकाउंट नंबर, स्टेटमेंट नहीं, पूरी डिटेल्स पता होने का ज़रूरी नहीं है। छोटी मोटी डिटेल्स भी अगर आपको पता है
तो आपको रिजल्ट मिलेगा 101%। समझ लो एक चीज़, मेंटेनेंस रिड्यूस नहीं होता, डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हो तो आप ऑलरेडी वीक पोजीशन में हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। पर अगर आप सामने वाले की इनकम एक्सपोज कर रहे हो तो आप कंट्रोल में हो। अगर आपको अपना केस कंट्रोल करना है तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। अपनी इनकम क्लियरली प्रेजेंट करो, सामने वाले की इनकम आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड कोर्ट के थ्रू समन करवाओ। ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है आपको। ये क्लैरिटी आ गई तो मेंटेनेंस का गेम आपके फेवर में शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आपको जेन्युइनली समझना है कि आपके केस में जो है मेंटेनेंस कम हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है या ख़त्म हो सकता है, तो एक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आर्टिकल है वो ज़रूर पढ़ लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका केस किधर लाई करता है। सिर्फ सीरियस लोग ही देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मेरा आर्टिकल है। अगर आप ये सीरियसली पढ़ेंगे तो आपका केस डेफिनेटली आपके फेवर में आएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया कि कैसे जो है आप अपना मेंटेनेंस केस अपने फेवर में ला सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।